का कॉन्सेप्ट्स लेकर आई है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो हमारा रहेगा जीओसी का। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जीओसी में कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो हमें पढ़ना पड़ता है, जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं, जिनमें हम इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये सभी इफेक्ट्स के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, ऐसे सभी क्वेश्चंस होते हैं जिनके ऊपर हमें कमांड करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सेट 1 का, वो हमारा पहला क्वेश्चन है इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड, है ना। तो देखिए, सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट में क्या कह रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अलोंग कार्बन एटम, ठीक है ना, कार्बन चेन, ये आपका चेन है, यहाँ पे आप ठीक कर लीजिए, इसको चेन है ना। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अलोंग द कार्बन चेन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन ऑफ द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एटम ज्वाइंड बाय द डबल बॉन्ड। तो ये तो डबल बॉन्ड से तो होता नहीं, आपको सब पता है। कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट ना सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो जैसे आपका कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर मान लीजिए कार्बन चेन के साथ आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो आपका क्लाउड है इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर माइनस आएगा और इसके ऊपर प्लस आएगा। तो यहाँ पे सिग्मा के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। कंप्लीट ट्रांसफ़र तो होता नहीं है, ये भी आप रॉन्ग करेंगे। नन ऑफ अबव यानी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैं इन सभी क्वेश्चंस को काफ़ी कम टाइम के अंदर आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, और ऐसे ही आप लोग को घर पे भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि प्लस आई इफेक्ट इज शोन बाई, प्लस आई इफेक्ट देखिए NO2 तो माइनस आई शो करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है इसमें। Cl भी माइनस आई शो करता है, Br भी माइनस आई शो करता है। तो इनमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मिथाइल ग्रुप होगा, जो कि प्लस आई शो करता है। फिर कह रहा है पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्रोलीन में बी रिटन एज। तो देखिए, एक्रोलीन में क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर माइनस आएगा, है ना। और ठीक इसके बगल वाले कार्बन पे आपका प्लस आ जाएगा, है ना। अगर इसके ऊपर प्लस आएगा तो अपने बगल वाले को प्लस डेवलप कराएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस है, जो कि ये रॉन्ग है। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्यों? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चूज द वीकेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग। सबसे वीक एसिड देखिए। तो देखिए, आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई का। तो जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा बढ़िया होगा, है ना। और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स होंगे, उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 फ्लोरीन है पहले ऑप्शन में, यहाँ पे 1 फ्लोरीन लगा है, यहाँ पे इन दोनों में कोई भी फ्लोरीन नहीं है, सिर्फ CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी सिर्फ CH3 लगा हुआ है। तो जिनमें ज़्यादा फ्लोरीन होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जिनमें सबसे कम, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं लगा होगा, या जिनमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा, ठीक है, ज़्यादा साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, वो आपका वीकेस्ट एसिड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड इस ई नंबर में आप चेक करिए। ई नंबर में क्या होगा कि जैसे CHCOOH है, और इस CH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो ये दोनों तरफ से आई इफेक्ट शो कर रहा है, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनेट अगर जितना ज़्यादा करेगा और ज़्यादा साइड से करेगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ आपका उतना ही कम आपका एसिडिक स्ट्रेंथ होएगा, है ना। तो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ मोस्ट बेसिक। आपसे पूछ रहा है कि मोस्ट बेसिक, तो अमोनिया का क्वेश्चन है। अमोनिया के डेरिवेटिव्स जितने भी हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, अमोनिया अगर बेसिक नेचर देखा जाए तो याद रखिएगा कि प्लस आई इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट जहाँ पे होगा, वहाँ बेसिक नेचर बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू माइनस आई और माइनस आर। तो प्लस आई वाला या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला जो भी ग्रुप होगा, उस केस में प्लस आई आपका, उस केस में बेसिक स्ट्रेंथ आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अकेले अमोनिया लिखा है, यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 डिग्री अमाइन है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बेंजीन है, साथ में NH2 है। तो इस NH2 का इलेक्ट्रॉन तो रेजोनेंस का पार्ट है ना, बेंजीन के अंदर आपका रेजोनेंस कर रहा है। तो ये तो आपका सबसे वीकेस्ट होगा, ठीक है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, आपसे मोस्ट कह रहा है। अब अकेले अमोनिया है और इन दोनों में देखिए होता क्या है कि आपका 2 डिग्री अमाइन जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री एज़ कम्पेयर टू
3 डिग्री, है ना, जब कभी अल्काइल ग्रुप आपका मिथाइल लगा रहे NH2 के साथ, है ना। ये एक्वस मीडियम की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे 2 आपका मिथाइल ग्रुप, सॉरी 2 कार्बन आपका लगा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्यों नहीं होगा बेंजीन वाला, तो मैंने आपको बताया कि लोन पेयर आपका डीलोकलाइज है, मतलब आपका लोन पेयर एक जगह नहीं है, जिससे कि उसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ही वीक हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि मोस्ट एसिडिक कंपाउंड कौन सा है, आपको ये बताना है। सबसे ज़्यादा एसिडिक बताइए। तो मैंने वही कहा, एसिडिक नेचर आपको देखना है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप देखिए कि लगा है कहाँ पे। डिस्टेंस भी आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा दूरी पे रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और लेस दूरी पे रहेगा COOH से तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप चेक करिए, यहाँ मिथाइल है, यहाँ पे C6H5 है, यहाँ पे NO2 लग गया है ना, तो इस केस में हमारा NO2 वाला ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। 7 नंबर में कह रहा है कि मैक्सिमम -I इफेक्ट इज एक्सर्टेड बाय द ग्रुप। -I सबसे ज़्यादा आप बताओ किसका होगा। तो देखिए आपने पढ़ा भी होगा, ऑर्डर ऑफ -I सबसे ज़्यादा NO2 के लिए, सबसे ज़्यादा आपका NO2 के लिए होता है, फिर आपका क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए होता है, और लास्ट में आपका OCH3, और यहाँ पे आपका C6H5 के लिए होता है। तो आपका यहाँ पे -I NO2 के लिए हो जाता है। अच्छा 8 नंबर कह रहा है कि 0 इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सर्टेड बाई। तो आपके पास 0 इंडक्टिव इफेक्ट मतलब कोई इंडक्टिव इफेक्ट शो ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है क्योंकि स्मॉल साइज है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी नहीं है, तो इसका 0 इफेक्ट ही होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कह रहा है कि कम्स इनटू प्ले एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सिग्मा बॉन्ड, comes into play in the molecule when at least one atom has unshared pair electron, involves the distortion of the electron cloud। देखिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी होता है जब अटैकिंग रिएजेंट रहता है, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट जब भी आएगा आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग हो जाता है एक एटम से दूसरे एटम में। तो ये जब भी होगा आप ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट की मदद से ही होता है। जैसे आप यहाँ पे आप देखिए, मान लेते हैं कि H+ जब इसके नज़दीक आएगा ना, तो ये अल्कीन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डोनेट करेगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन देखने को आपको मिलता है, ठीक है ना। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना इस कार्बन पे शिफ्ट कर जाता है, और H का अटैक यहाँ पे इस कार्बन पे हो जाता है, और इस वाले पे प्लस चार्ज आता है। तो जब भी यहाँ पे कोई भी रिएजेंट आएगा तभी ये फिनोमिनन होगा, नहीं तो ये फिनोमिनन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि द रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस बाई होमोलिटिक क्लीवेज। देखिए होमोलिटिक क्लीवेज से जो आपका प्रोडक्ट बनता है या रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो आपका फ्री रेडिकल बनता है। आप याद रखिएगा, जैसे HH बॉन्ड आपका टूटेगा, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट या पेरोक्साइड है उसके प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर सेपरेट हो जाते हैं, तो इन्हें हम लोग फ्री रेडिकल कहते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड प्रोड्यूसेस। तो हेट्रोलिटिक फिजन से आपका कार्बोकटायन और कार्बनायन या कटायन या अनायन का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ एक कटायन कर सकते हैं, एक एनायन कर सकते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। फिर 12 नंबर में कह रहा है कि इन दिस मॉलिक्यूल द बॉन्ड दैट अंडरगोज हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा बॉन्ड आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज करता है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा पोलर है, नहीं बहुत ज़्यादा पोलर है, तो ये बॉन्ड इजीली यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा पोलैरिटी उतना ज़्यादा होगा, और आपका बॉन्ड का डिसोसिएशन भी उतना ही जल्दी होगा। इज इट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन आपसे पूछा जा रहा है, तो आप देखिए मोस्ट स्टेबल मिथाइल कार्बोकटायन, प्राइमरी कार्बोकटायन, ठीक है ना, सेकेंडरी कार्बोकटायन एंड टर्शियरी। तो आप जानते हो कि टर्शियरी वाले में तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है, या बहुत ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन आपको यहाँ पे होने की वजह से हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा मिलता है, तो स्टेबिलिटी आपका बढ़ जाता है। इज इट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 कह रहा है कि द मोस्ट स्टेबल कार्ब अनायन। आपसे बोल रहा है ना कार्ब अनायन क्या होता है। तो देखिए कार्ब अनायन में आपका मिथाइल कार्ब अनायन ना बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि बाकी सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और आपको पता है कि कार्ब अनायन को जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप देंगे उतना अनस्टेबल होता है, और कार्ब अनायन से जितना इलेक्ट्रॉन आप लेंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होता है ना। तो यहाँ पे मिथाइल कार्ब अनायन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रही बात समझ में। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोस्ट स्टेबल। आप देखिए यहाँ पे जिनका स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है वो इस तरह के क्वेश्चंस को कभी नहीं छोड़ेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। तो स्टेबिलिटी जो कार्बोकैटायन का है वो उनका ज़्यादा होता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर ज़्यादा होता है। तो आप आसपास में अल्फा हाइड्रोजन चेक करिए, ये कार्बोकैटायन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 5 हो गया। यहाँ पे ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखिए 9 अल्फा हाइड्रोजन इस केस में, और यहाँ पे देखिए इसमें आपका कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर कह रहा है फ्री रेडिकल क्या है, तो फ्री रेडिकल आपका एक पैरामैग्नेटिक है, न्यूट्रल नेचर का है, शॉर्ट लाइफ स्पीसीज है। बिल्कुल फ्री रेडिकल आपका तीनों है, पैरामैग्नेटिक भी है, सब कुछ है ना, तो याद रखिएगा ये चीज़। फिर कह रहा है कि विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ फ्री रेडिकल, प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये तो हो नहीं सकता, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये में भी चांसेस है, प्रेजेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एसोसिएटेड विथ हाई स्टेबिलिटी ये गलत है, प्रेजेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये गलत है, क्योंकि अभी ऊपर हमने देखा है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करता है ना। तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर 18 नंबर में कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन ऑफ दिस, है ना, इस कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो आप चेक करिए। तो कार्बोकैटायन है ना, कार्बोकैटायन में देख लो, यहाँ पे कार्बोकैटायन में 3 सिग्मा होता है और 1 प्लस चार्ज होता है, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के ऊपर 1 माइनस और 2 इलेक्ट्रॉन्स, साथ में 3 सिग्मा बॉन्ड, ये हमारा कार्बन आयन होता है। तो इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप यहाँ 8 को टिक करेंगे। फिर कह रहा है कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व्स, बिल्कुल डिहाइड्रेशन में क्या होता है, डिहाइड्रेशन में आपका यहाँ पे OH के ऊपर H का अटैक होता है ना, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और यहाँ पे वाटर बनाएगा और वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इसके ऊपर कार्बोकैटायन बनता है। तो यहाँ पे जो आपका मैकेनिज्म है, आप देखिए मैकेनिज्म आप अगर जानते होंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है उतना ही ज़्यादा हमारा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। फिर कह रहा है 21 में कि द कंपाउंड विच गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ऑन डिहाइड्रेशन इज, सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो मैंने फिर से वही कहा कि 3 डिग्री वाला ना, 3 डिग्री वाले में देखो, जैसे ही आप यहाँ कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट करेगा, है ना, तो यहाँ वाटर बन जाएगा और वाटर लीव कर जाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, तो इसमें आपका 9 अल्फा हाइड्रोजन तैयार हो जाएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें देख लेते हैं इसमें ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है। चलिए आगे चेक करते हैं, आगे आप देख के ही बता सकते हो कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बहुत कम रहेगा, यानी हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन होएगा वो होगा बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को हम देख लेते हैं। फिर 22 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री रेडिकल। तो आप यहाँ देख के भी आप समझ सकते हैं कि फ्री रेडिकल एक एटम होता है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होता है जो हाइड्रोजन है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। द शेप ऑफ CH3, तो ये तो आप देख के भी कर सकते हैं, ट्रायंगुलर प्लानर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कह रहा है कि टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये तो सही स्टेटमेंट है ना। अ सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये भी सही स्टेटमेंट है। अ टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, है ना, देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अ प्राइमरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, तो गलत है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही ढूंढना था, तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो डी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, तो मैंने इस क्वेश्चन को इसके पहले भी इस तरह का बताया कि सबसे ज़्यादा स्टेबल देखिए क्लोरीन अगर लग जाए तो क्लोरीन के लगने से क्या होता है कि स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाता है, क्यों, इलेक्ट्रॉन खींचता है, और कार्बोकैटायन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो जब ये क्लोरीन लग जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन इधर खींचा जाएगा ना, इधर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन है, तो देखो ये लेस स्टेबल होगा। यहाँ पे 2 क्लोरीन मिलकर इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो बहुत ही लीस्ट स्टेबल होगा। तो जितने भी NO2Cl वाले हैं सब आपके लिए स्टेबल वाले हैं, मोस्ट स्टेबल सिर्फ एक है, फर्स्ट नंबर। फिर कह रहा है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, आपसे पूछ रहा है स्टेबल बताइए कौन सा स्टेबल कार्बोकैटायन, तो मैंने फिर से वही कहा NO2Cl CH3, ठीक है ना, OCH3, ये सब आपको देखने में बेंजीन के साथ ऐसा लग रहा है कि ये अनस्टेबल करेंगे। तो NO2 तो सही में ये -I करता है शो और -M इफेक्ट शो करता है, तो ये तो बहुत ही लेस स्टेबल है और लीस्ट स्टेबल है। Cl आपका क्या करता है, Cl भी इलेक्ट्रॉन को खींचता है, -I से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये भी लेस स्टेबल शो करेगा। अच्छा, OCH3 ना +M इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, याद रखिएगा,
ठीक है, ये दोनों तो खींच रहा है ना, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कार्बोकैटायन में और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहे हैं कि शेप ऑफ कार्बन एंड शेप, देखिए शेप आपका पिरामिडल होता है। इन कार्बोकैटायन द कार्बन एटम बियरिंग द पॉजिटिव चार्ज इज, है ना। तो बताओ कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एन इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट, आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कह रहा है इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। लुइस बेस तो हो नहीं सकता, निगेटिवली चार्ज तो हो नहीं सकता। निगेटिव न्यूक्लियोफाइल इज क्या, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ये सब आपको एकदम इंफॉर्मेशन आपको लेना है यहाँ से। ये एक्चुअली ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके थ्योरी को रिवाइज करा देंगे, है ना। तो थ्योरी अगर रिवाइज हो रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। फिर कह रहा है 31 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इनमें से बताइए कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। तो NO2+ आप जानते हैं, सामने दिख रहा है, NO2+ में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए BF3 के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। AlBr3 के पास भी इलेक्ट्रोफाइल है, और ये आपका D ब्लॉक एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन अमोनिया जो है, अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल होता है। क्यों, अमोनिया का जो लोन पेयर होता है ना, वो डीलोकलाइज हो सकता है ना। अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, है ना। फिर देखिए 33 नंबर में कह रहा है एल्कीन्स रेडली अंडरगोस, अल्कीन क्या करेगा, तो अल्कीन्स में एडिशन रिएक्शन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपका अल्कीन है ना, इसमें एडिशन होता है, अल्कीन में, कीटोन्स में, एल्डिहाइड्स में, ठीक है, ये सब इन सभी में ना एडिशन होता है। तो एल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है और इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। ये बातें आप याद रखेंगे यहाँ पे, है ना, हंसते खेलते ये सवाल भी आ सकता है। फिर कह रहा है 34 नंबर में कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन दिस। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपका एक SN2 रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑर्डर 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल OH- जो है ना, वो इस कार्बन पे अटैक करके ना Br को बाहर कर रहा है, तो यहाँ पे ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और चूंकि OH- एक न्यूक्लियोफाइल होता है, इसीलिए हम यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। फिर कह रहा है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपसे बोल रहा है ये कैसा एग्जाम्पल है। तो मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड कीटोन जो भी होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पे OH, यहाँ पे CN- जो है ना, इस कार्बन पर अटैक करके ये पाई इलेक्ट्रॉन को ऊपर शिफ्ट करेगा, और यहाँ जो H+ है इस O के ऊपर आकर यहाँ OH बना लेगा। दिस इज कॉल्ड योर साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, ये आपका साइनोहाइड्रिन है। एल्डिहाइड चैप्टर में ये भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका चेंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। दिस इज योर साइनोहाइड्रिन, तो इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट में 36 नंबर में कह रहा है कि द रिएक्शन बिटवीन इथाइलिन एंड ब्रोमीन इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखिए इथाइलिन और ब्रोमीन का जो एग्जांपल होता है, ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज Br और Br जब इसके पास आता है तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल, ये अपने इलेक्ट्रॉन को Br को डोनेट करके Br- को बाहर कर देता है। दिस इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए 37 में कह रहा है कि इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन व्हेन मिक्स्ड विद अ मिक्सचर ऑफ कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4 द एक्टिव स्पीशीज इन्वॉल्व इज, कौन सा एक्टिव स्पीशीज इन्वॉल्व होता है। तो याद रखिएगा कि कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 इन दोनों के मिलने से बेंजीन के साथ जब ये इलेक्ट्रोफिलिक जब ये रिएक्शन करता है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो होता है NO2+, है ना। और इस स्पीशीज़ को हम लोग नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने लगभग क्लास 12th का हर चैप्टर में ये चीज़ देखा होगा कि जब हम नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन हम अल्कोहल का करें, फिनॉल का करें, चाहे एनिसोल का करें, ठीक है ना, तो इन सभी केसेस में चाहे हम बेंजल्डिहाइड का करें, एनिलीन का करें, तो वहाँ नाइट्रेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या होता है, तो मैंने आपको जस्ट बताया, इसका मतलब होता है यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन के एक हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्लेस करके NO2 खुद यहाँ पे आके ऐड हो जाता है, अटैच कर जाता है, जिससे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे इन दोनों को मिक्स करने से ना आपको NO2+ मिल रहा है। फिर देखिए कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, आपको ये स्ट्रक्चर दिए गए हैं
और आपको बताना है कि इन कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहला आप देखो रेजोनेंस, ठीक है ना, उसके बाद देखना है आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद देखना है आपको इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। इससे भी पहले आप एरोमेटिसिटी देखिएगा। तो एरोमेटिक का कोई कंडीशन तो है नहीं, रिंग कंपाउंड तो है नहीं यहाँ पे। तो रेजोनेंस चेक कर लीजिए, रेजोनेंस का सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे 2 बेंजीन लगा हुआ है आपका, नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का या पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका यही होगा, है ना। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा हमारा 4th नंबर हो जाएगा। तो 4th कहाँ पे है चेक कर लो, और यहाँ पे किस फॉर्म में, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा हमारा 4, यानी कि बी और सी में ही कोई ऑप्शन होगा। चलिए बी और सी में है, दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए इस वाले केस में रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस मिल रहा है, और यहाँ पे कहीं कोई रेजोनेंस नहीं है ना। तो 4 के बाद 3 हो जाएगा, यानी कि हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। फिर कह रहे हैं एडिशन ऑफ HI ऑन द डबल बॉन्ड ऑफ प्रोपीन यील्ड आइसोप्रोपाइल आयोडाइड एंड नॉट नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट, दिस इज बिकॉज एडिशन प्रोसीड थ्रू व्हाट। तो देखिए HI का एडिशन हम करते हैं डबल बॉन्ड ऑफ प्रोपीन, तो पहले हम प्रोपीन यहाँ लगाते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, और इसमें HI का एडिशन करते हैं। तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि ये आइसोप्रोपाइल आयोडाइड आपको दे रहा है, मतलब आयोडीन का अटैचमेंट यहाँ इस वाले के साथ हो रहा है और H का अटैचमेंट इस वाले के साथ हो रहा है। ऐसा क्यों, तो देखिए अब मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन आपका फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। मोर स्टेबल कार्बन आयन फॉर्म करा, तो कार्बन आयन तो इसके से बनता नहीं है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ एक मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस कार्बन पे होगी, तो यहाँ पे माइनस आएगा और ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो बनेगा यहाँ पे कार्बोकैटायन, एंड दिस कार्बोकैटायन इज 2 डिग्री। अब यहाँ पे आपका आयोडीन जो है I- जो है वो अब यहाँ पे अटैच करने के लिए तैयार हो गया। ये आपका CH3 CH, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन आपका फॉर्म करता है। इस वजह से जैसे 2 डिग्री फॉर्म कर रहा है ना, मोस्ट स्टेबल है आपका, इस वजह से ये प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1। देखो SN1 के केस में क्या होता है कि जो हमारा इंटरमीडिएट होता है ना वो कार्बोकैटायन बनता है, और जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा SN1 रिएक्शन आपका उतना ज़्यादा फास्ट होगा, यानी कि रेट उसका ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोलिसिस उसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, है ना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सबसे स्ट्रांगली हाइड्रोलाइज करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये 2 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे ओनली मिथाइल है ना। यहाँ पे ये भी आपका 1 डिग्री आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, लेकिन आपका जो हलाइड है वो 3 डिग्री है। तो अगर ये क्लोरीन बाहर निकल गया और यहाँ कार्बोकैटायन बन गया, तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज होगा, है ना। यहाँ पे देखिए 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगा। तो SN1 ध्यान रखिएगा, SN1 टर्शरी वाले पे बहुत फास्ट काम करता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी और टर्शरी। तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस आप याद रखिएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है ना, इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। कह रहा है कि इट मे बी इनिशिएटेड बाय अल्ट्रावायलेट रे, है ना, ये तो सही है आपका। 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फॉर ईच मोल ऑफ फ्री रेडिकल प्रोड्यूस्ड इन द इनिशिएशन स्टेप। कह रहा है इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, है ना, पोलैरिटी से तो इसको कोई लेना देना है नहीं। इट इज़ इनहिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन रिएजेंट, तो ये भी ऑप्शन उतना एक्यूरेटली करेक्ट नहीं लग रहा है ना, ये लग रहा है इट मे बी इनिशिएटेड बाय, है ना। तो कह रहा है कि डू नॉट अप्लाई टू फ्री रेडिकल। देखो फ्री रेडिकल में सब अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना, ये सब अप्लाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है चेन अफेक्टेड नहीं होता है। तो देखो पोलैरिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। मतलब यहाँ पे क्या क्या कह रहा है ना कि ये नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन पोलैरिटी। अगर आप पोलैरिटी चेंज करोगे तो इसका मतलब जो फॉर्मेशन होता है फ्री रेडिकल का या जो भी रिएक्शन होता है वो चेंज नहीं करता। वो तो सही बात है, क्योंकि फ्री रेडिकल को उससे कोई लेना देना नहीं है। ये भी सही स्टेटमेंट है आपका, है ना। लेकिन फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है इट इज़ इनहिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन रिएजेंट। तो देखिए कुछ रिएजेंट्स के आने की वजह से ये इनहिबिट करता है, ये भी सही स्टेटमेंट नहीं है आपका, ठीक है ना। तो देखिए आपके लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो ये होगा कि 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फॉर ईच मोल ऑफ द फ्री रेडिकल प्रोड्यूस्ड इन द इनिशिएशन स्टेप, है ना। याद रखिएगा कि यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट जो है ना ऑब्टेन करेगा फॉर ईच मोल ऑफ द फ्री रेडिकल, ये सही स्टेटमेंट नहीं है।
है ना, ये अप्लाई नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम 43 नंबर। फिर कह रहा है कि विच इज़ डिहाइड्रेटेड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट यूजिंग कॉन्क H2SO4। हाइड्रेशन सबसे फास्ट किस में होगा? आपने कॉन्क H2SO4 यूज़ किया, अब आपको बताना है डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो चलिए इसको अब हमने क्या किया, यहाँ पे H+ देकर हमने यहाँ पे वाटर बनाकर इसको बाहर निकाल दिया, यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक कार्बोकैटायन के बगल में आपका बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप लगा हुआ है, तो ये तो बहुत ही अनस्टेबल है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आपका ये CO लगा हुआ है, ये कार्बोकैटायन अगर बन भी गया तो थर्ड पे लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए फोर्थ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे अगर ये प्लस चार्ज डेवलप होता है तो यहाँ इसके ठीक बगल में ये देखिए इसको, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज कर सकता है इसको, ठीक है ना, ये कार्बोकैटायन। फिर इधर से आपका, इधर से ये कार्बोकैटायन आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमने इस OH को यहाँ से हटाया इस वाले कार्बन से, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, और इधर से भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ये स्टेबलाइज है ना, ज़्यादा स्टेबल। लेकिन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे भी आपका आ सकता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे OH के ठीक बगल में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी आपका लगा हुआ है, और चूंकि ये कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर यहाँ पे जा सकता है और यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन ये बना सकता है ना, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन आपका ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिएगा, मिथाइल ग्रुप के आने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है ना, और इसमें डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 44 नंबर में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट SN2 मैकेनिज्म। तो देखिए SN2 रिएक्शन में आपका जो स्टेटमेंट है ना, वो रॉन्ग बताना है। कह रहे हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। ये तो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट तो आपका नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सही है ना, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बन फ्रॉम अपोजिट साइड, है ना, साइड अपोजिट टू वेयर द लिविंग ग्रुप इज अटैच्ड। ये तो सही स्टेटमेंट है आपका। कह रहे हैं कि ओनली इन वन स्टेप द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस। ये भी सही स्टेटमेंट है। कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी सही स्टेटमेंट है। अब कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, नहीं, ये डिपेंडेंट होता है। याद रखिएगा कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे आप इस वाले स्टेटमेंट में चौथे नंबर ऑप्शन में देख सकते हैं, यानी हमारे लिए रॉन्ग स्टेटमेंट 44 हो जाएगा। कह रहे हैं मार्कोनिकॉफ रूल इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपसे कह रहा है मार्कोनिकॉफ रूल। तो देखो मार्कोनिकॉफ रूल के लिए अनसिमेट्रिकल रिएजेंट और अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट होना चाहिए। तो यहाँ पे C3H6 आपका ना अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट है, और ये HBr भी आपका अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो याद रखिएगा यहीं पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। 46 नंबर में कह रहा है एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपाइलिन टेक प्लेस अपोजिट टू द मार्कोनिकॉफ रूल इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बिल्कुल, सनलाइट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। जनरली हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हम फॉलो करते हैं, तो अपोजिट टू द मार्कोनिकॉफ रूल। फिर कह रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन व्हाट, है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को एब्जॉर्व नहीं किया जा सकता है कहाँ पे, यानी आपको यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बताना है। तो सिमेट्रिकल देख लीजिए, अगर सिमेट्रिकल है तो एंटी मार्कोनिकॉफ होगा नहीं। मार्कोनिकॉफ में भी सिमेट्रिकल में नहीं होता है, लेकिन प्रोपीन है, प्रोपीन में क्या हो गया, प्रोपीन में आपका इस तरह का हो गया, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया जा सकता है। 2 पेंटीन, तो देखिए आपके पास यहाँ पे 2 पेंटीन है, 1 2 3 4 5, 2 पेंटीन, ये भी आपका अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पे भी किया जा सकता है ना। देखिए 1 ब्यूटीन में, देखिए 1 ब्यूटीन यहाँ पे ये आपका 1 ब्यूटीन हो गया। अब देखिए 2 ब्यूटीन कह रहा है, 2 ब्यूटीन यहाँ पे सिमेट्रिकल हो गया। तो याद रखिएगा मैंने कहा ये सभी आपका अनसिमेट्रिकल है और ये आपका सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल में तो हम करेंगे ही नहीं, है ना। फिर कह रहा है अमोनिया इज आइसोस्ट्रक्चरल, मतलब आपका हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर सब सेम होगा। अमोनिया का स्ट्रक्चर आपका होता है पिरामिडल और कार्बन आयन का भी स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है कि एलाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्रोपाइल कार्बोकैटायन। ये तो सही स्टेटमेंट है, ठीक है ना, करेक्ट स्टेटमेंट पहला ही आपको दिख गया। प्रोपाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन एलाइल कार्बोकैटायन, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। बोथ आर इक्वली, ये सब तो होगा नहीं। आप देखिए ये स्टेटमेंट हमारा सही हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कार्बोकैटायन। आपसे कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट कार्बोकैटायन के लिए करेक्ट है। कह रहा है कार्बोकैटायन एक न्यूक्लियोफाइल है, इट रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल, है ना। ये तो सही है। कार्बोकैटायन अगर मान लीजिए अगर है, कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करेगा, बिल्कुल सही है।
इट कैन अंडरगोज रीअरेंजमेंट, ये भी सही है, बिल्कुल रीअरेंज होगा, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी के लिए जाना हो तो वो 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री पे जा सकता है। इट कैन एलिमिनेट H+ फ्रॉम द ओलिफिन, बिल्कुल ये H+ को भी एलिमिनेट करवा सकता है, यानी ऑल आर करेक्ट। अगर दो स्टेटमेंट भी करेक्ट है और नीचे ऑल लिखा रहे ना तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पे ऑल वाला होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, कह रहा है कि SN1 मैकेनिज्म फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व्स, ठीक है ना। SN1 किस में होगा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो देखिए SN1 किस में ज़्यादा होगा, है ना, फॉर्मेशन किस में बनेगा आपका। तो देखिए SN1 मैकेनिज्म फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ, क्या होगा, SN1 से क्या बनता है, तो हमें कार्बोकैटायन मिल जाता है, याद रखेंगे। कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कौन सा इफेक्ट, तो रेजोनेंस इफेक्ट। यहाँ पॉजिटिव चार्ज इन डिलोकलाइजेशन विथ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट काम कर रहा है। न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक द सबस्ट्रेट दिस, है ना, कहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल आपका कहाँ पे अटैक करेगा, तो आप ध्यान में रखिएगा कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करता है इस वाले कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, है ना। तो कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप बिल्कुल यहाँ पे अटैक करेगा। फिर कह रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली अकर्स विद द फॉर्मेशन ऑफ, एलिमिनेशन रिएक्शन कहाँ पे, मतलब क्या फॉर्म करेगा, एलिमिनेशन से क्या फॉर्म करता है, तो एलिमिनेशन से हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, यहाँ से पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आपका फॉर्म करता है। फिर देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द ईज ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से ध्यान रखिएगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और जो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है आप समझिए वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो मान लेते हैं कि ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करके यहाँ पे हम कार्बोकैटायन बनाएंगे, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए आप, है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 to 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे देखिए इसको अगर एक तरफ शिफ्ट करेंगे यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा, इसके बगल में आपका 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए अगर ये शिफ्ट हम इधर कर देते हैं तो यहाँ पे प्लस आएगा, और इसके लिए यहाँ पे 3 इधर और एक हमारा इधर हो गया, है ना, 1 इधर हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो पहले हमारा क्या आंसर होगा, फर्स्ट में फर्स्ट हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा थर्ड नंबर, और फिर हमारा हो जाएगा सेकंड, 1 3 सेकंड 1 3 2, यानी कि हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। फिर कह रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्टेबलाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन। हाइपर कॉन्जुगेशन में टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, इस बात को याद रखिएगा। नियोपेंटाइल आप बना कर देख लीजिए, आप नियोपेंटाइल आप चाहेंगे तो बना कर देख सकते हैं। नियो में ये हो जाएगा, ये हमारा हो गया नियोपेंटाइल, ठीक है ना, ये यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ लगा दिए, नियोपेंटाइल कार्बोकैटायन। इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी ही नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन। टर्शियरी वाले में हो जाएगा आपका, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन होगा ना। आइसोप्रोपाइल में तो होगा ही नहीं, और इसमें है भी तो बहुत कम अल्फा हाइड्रोजन है, ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिलेगा। मिथाइल में भी नहीं होगा, यानी टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन में हो जाएगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन अबाउट अकाउंट्स फॉर ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज मोर वोलेटाइल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, सपोज करते हैं यहाँ पे हमने नाइट्रो ले लिया और यहाँ पे हमने OH ले लिया, तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन होता है, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसके वजह से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन जब पैरानाइट्रोफेनॉल आप लेंगे तो पैरानाइट्रोफेनॉल में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है और यहाँ पे OH है, तो पैरानाइट्रोफेनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जो कि इंट्रा वाले से भी ज़्यादा एसोसिएटेड करता है, मॉलिक्यूल्स को पास लाता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंट्रा से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखिएगा ऑफ इंटर वाले केस में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंट्रा। इज इट क्लियर? तो यहाँ ध्यान रखिएगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो याद रखना कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसकी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है और ये वोलेटाइल नेचर का होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि द पेरोक्साइड इफेक्ट इन एंटी मार्कोनिक एडिशन इन्वॉल्व्स। पेरोक्साइड इफेक्ट इन एंटी मार्कोनिक एडिशन इन्वॉल्व करता है कौन सा? तो याद रखिएगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, हेट्रोलिटिक होमोलिटिक क्लीवेज ना। तो पेरोक्साइड इफेक्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपका होता है, तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए, है ना। चलिए कह रहा है कि व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेस। तो चलिए यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे स्ट्रांग अगर बेस की हम बात करें तो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज ना बहुत ही स्ट्रांग बेस होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो
हमारा NH2 का होता है सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारा 4 नंबर, देखो ये हमारा 4 नंबर हो गया, ठीक है ना, 4 नंबर वाला सबसे ज़्यादा। तो 4 नंबर तो एक ही जगह पे 4 नंबर है, तो आप चाहें तो यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत बेहतरीन है तभी ऐसा करेंगे, नहीं तो आगे भी चेक कर लेंगे आप, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो 4 नंबर सबसे ज़्यादा। फिर किसका मैंने बोला, NH2 का, क्योंकि आप जानते हो कि पीरियड में आते हैं तो CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस इधर से इधर जाने पे आपका बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो आपका घट जाता है। सबसे ज़्यादा बेसिक C के ऊपर माइनस होता है, फिर N के ऊपर माइनस होता है, फिर O के ऊपर माइनस होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आपका ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे है ना, sp कार्बन है। तो यहाँ पे जो आपका कार्बन आयन की कैपेसिटी होती है, जो कार्बन आयन आपका होता है, ये फर्स्ट वाले से, ऑक्सीजन वाले से ज़्यादा बेसिक होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ एक्सेप्शन केस है। चलिए अब 60 नंबर पे बात करें। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट। तो देखिए डाइपोल मोमेंट में आपको ध्यान में रखना है कि जब बेंजीन के केस में हम बात करते हैं, जब भी बेंजीन के केस में हम बात करते हैं तो डाइक्लोरो है आपका ऑर्थो, है ना, ऑर्थो के केस में, फिर आपका मेटा के केस में, और फिर यहाँ पे पैरा के केस में, ठीक है ना। तो इसमें तो आपका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। देखिए जितना एंगल कम होता है, थीटा एंगल जितना कम होता है, डाइपोल मोमेंट आपका उतना ही ज़्यादा होता है। तो थीटा का वैल्यू कम होगा, डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है। तो देखिए आपका ऑर्थो वाले केस में थीटा का एंगल कम है, मेटा वाले केस में एंगल है आपका 120 डिग्री, और इसमें है आपका 180 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा एंगल, डाइपोल मोमेंट सबसे कम, ठीक है। तो आप इसी से आप अरेंज कर लीजिए। सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट आपका हो जाएगा मेटा वाले केस में, ठीक है ना, मेटा वाले केस में। तो मेटा वाला केस कहाँ है, सेकंड नंबर आपका, सॉरी मेटा वाला कह रहा है, मैं कह रहा हूँ ऑर्थो वाला। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, ऑर्थो के बाद कौन सा होगा, ऑर्थो के बाद हो जाएगा मेटा। तो ऑर्थो के बाद हो जाएगा मेटा, मतलब सेकंड नंबर। तो थर्ड के बाद सेकंड नंबर, यानी कि ये दोनों ऑप्शन में होगा। अच्छा उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद आपका पैरा होगा कि टॉलिन होगा। तो देखिए पैरा में तो आपका 0 है, ठीक है ना, पैरा में तो आपका 0 हो गया, लेकिन टॉलिन में कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होएगा। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारा ऑर्थो वाला केस, यानी थर्ड नंबर। इसके बाद हो जाएगा आपका मेटा वाला केस, यानी सेकंड नंबर। इसके बाद हो जाएगा फर्स्ट नंबर, है ना, सेकंड, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि विच इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है ना, आपको एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो देखिए मैंने पहले भी बोला है कि एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होता है जिसमें -I इफेक्ट या आपका रेजोनेंस इफेक्ट -R इफेक्ट लगा हुआ रहेगा, और जितना ज़्यादा अमाउंट में रहेगा उतना ज़्यादा आपका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ना। NO2 का देखिए संख्या कितनी ज़्यादा है, देखिए 3 NO2 है आपका, सबसे ज़्यादा तो 4 का ही होगा, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद CF3 और CCl3 में देखो CF3 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ठीक है ना। तो 4 के बाद आपका ना सेकंड हो जाएगा, 4 के बाद देखो सेकंड, यानी कि ये हमारा C और D में से कोई ऑप्शन होगा। उसके बाद थर्ड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है, तो थर्ड वाला यानी कि हमारा ऑप्शन D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन डिक्रीजेज इन ऑर्डर। आपको बताना है स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है ना। चलिए इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। देखो ये वाला आप देख सकते हो, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज है ना। 4 अल्फा हाइड्रोजन आप देख सकते हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। देखिए ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन तो आप चेक कर सकते हैं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन बराबर 2, तो n बराबर आपका 0, तो ये आपका एरोमेटिक हो गया। अच्छा ये देखिए ये इसको एंटी एरोमेटिक कहते हैं, क्योंकि 4n पाई इलेक्ट्रॉन = 4 हो गया, n बराबर 1 हो जाता है। दिस इज और एंटी एरोमेटिक। तो सबसे ज़्यादा अगर स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रेजोनेंस भी है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रेजोनेंस है, एरोमेटिक है, और ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगा। तो आपका जो 4 है ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद आपका एरोमेटिक वाला होगा, फिर आपका नॉन एरोमेटिक वाला होगा, और फिर फाइनली आपका एंटी एरोमेटिक हो जाता है। ध्यान रखिएगा एंटी एरोमेटिक कम होता है ना। तो 4 सबसे ज़्यादा, फिर किसका मैंने बोला, फिर थर्ड, सॉरी 4 के बाद आपका सेकंड नंबर, तो 4 के बाद सेकंड नंबर, यानी यहाँ पे आ रहा है ये और B और C नंबर में से कोई, है ना। फिर आपका फर्स्ट नंबर, 4 के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, यानी आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C नंबर।
फिर कह रहा है ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आपका लोकलाइज हो। फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर होना चाहिए। लोकलाइज होगा तो आपका ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो ये आपका लेस बेसिक हो गया, है ना। और यहाँ पे जो आपका एनायन है वो स्टेबलाइज होगा क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लिया। यहाँ पे देखिए ये लोकलाइज होगा, यहाँ पे कार्बन के इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं होने जा रहा है, वो वहीं रहेगा, लोकलाइज है ना, ध्यान रखिएगा। NH2 में भी लोकलाइज है और यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ना डीलोकलाइज है। तो ऑर्डर बताना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा आप पीरियड में चलेंगे तो कार्बन पे माइनस वाला ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है। तो कार्बन वाला सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि सेकंड नंबर आपका सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो सेकंड कहाँ कहाँ है, ये आपका C और D में से कोई आंसर होगा। सेकंड के बाद आपका थर्ड हो जाएगा, सेकंड के बाद थर्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। फिर यहाँ पे O माइनस आपका डीलोकलाइज है और यहाँ पे O माइनस। तो देखिए यहाँ पे जो आपका एसिटेट आयन होता है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होता है ना, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल हैं तो कहीं नहीं जाना चाहेंगे ये, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन जो है ना उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिए कि आपका सेकंड के बाद थर्ड नंबर और थर्ड के बाद आपका फोर्थ नंबर, थर्ड के बाद आपका फोर्थ नंबर और फिर आपका फर्स्ट नंबर होता है। चलिए 64 देखते हैं। कह रहा है कि कार्बोकेटाइन इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बताओ किस में होगा। E1 में होता है कार्बोकेटाइन, आपका इंटरमीडिएट कहाँ बनेगा, आपका E1 में बनेगा, SN1 में बनेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो सब में बनता है आपका, है ना, सब मैकेनिज्म आप जानते होंगे, इन सब में बनता है। मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ द सोल्यूशन ऑफ NaOH, तो मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है ना, मिथाइल क्लोराइड क्राउडिंग नहीं है यहाँ पे, देखो इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है और NaOH के साथ ये रिएक्शन करना चाहता है। तो NaOH के साथ रिएक्शन आराम से कर सकता है बैक साइड से, जो आपका लिविंग ग्रुप है इसके अपोजिट साइड से अटैक करके Cl को बाहर निकालेगा। ऐसे रिएक्शन हमारे SN2 कहलाते हैं। फिर कह रहा है SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाई, मतलब SN1 रिएक्शन फेवर्ड किससे करेगा, ज़्यादा रेट कैसे होगा। तो बल्कि ग्रुप ऑन द कार्बन एटम अटैच टू द हेलोजन एटम, ठीक है ना, उस पर बल्कीनेस आ जाए। फिर कह रहा है स्मॉल ग्रुप ऑन द कार्बन एटम अटैच टू द हेलोजन एटम, ठीक है ना, स्मॉल ग्रुप कार्बन एटम पे आ जाए जो हेलोजन से जुड़ा हुआ है। नॉन पोलर सॉल्वेंट नन ऑफ दिस, तो देखिए नॉन पोलर सॉल्वेंट तो नहीं होता है, यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट होता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। स्मॉल ग्रुप अटैच नहीं होगा। नन ऑफ अबव तो ऐसे ही नहीं हुआ क्योंकि दो नहीं हुआ तो नन ऑफ अबव नहीं होगा, यानी कि कार्बन के ऊपर जितना ज़्यादा बल्कीनेस होगा और वो कार्बन जो हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो समझ लीजिए कि ये आपका जल्दी कार्बोकेटाइन बनाएगा और ये स्टेबलाइज होगा यहाँ पे, तो चाहेगा कि एक्स जल्दी निकल जाए यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A नंबर। फिर कह रहा है कि हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन टेक्स प्लेस थ्रू द इंटरमीडिएट। एल्केन्स का हेलोजिनेशन हमेशा ध्यान रखिएगा कार्बन फ्री रेडिकल के वजह से ही होता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड कैन फॉर्म। हेट्रोलिटिक फिजन से क्या बनता है, कार्बोकेटाइन एंड कार्बोनाइन दोनों बन जाता है। राइमर-टिमन रिएक्शन ऑफ फेनॉल विथ क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस अल्कली टेक्स प्लेस थ्रू द इंटरमीडिएट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा राइमर-टिमन रिएक्शन में हमेशा आपका क्या बनता है, कार्बीन का फॉर्मेशन होता है, CCl2 कार्बीन का फॉर्मेशन होता है ना। यहाँ पे कार्बीन एक्सेप्शनल केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कार्बीन डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपका आ सकता है यहाँ पे, है ना, कार्बीन बनता है। पूरे मैकेनिज्म देखने के लिए मैं आपको मैंने पहले ही, आप इसके प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है ना, आर्या अकेडमी आप डालिए यूट्यूब पे और सर्च कीजिए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए, वहाँ पे अल्कोहल चैप्टर में मैंने बहुत डिटेल बताया है, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि द रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बीन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। देखिए कार्बीन्स आपका प्रोड्यूस होता है, आप डाइजोमीथेन को हीट कर सकते हैं तो कार्बीन बनेगा, कीटोन्स को भी हीट किया जा सकता है तो कार्बीन बनता है, यानी कि ऑल ऑफ अबव होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ से भी आपका कार्बीन निकलता है, ध्यान रखिएगा। क्यों, CHCl3 में आपका हेलोफॉर्म वाले, यहाँ पे अल्कोहल वाले केस में भी यही चीज़ था आपका, है ना, NaOH है ना, या कोई भी आप यहाँ पे बेस ले सकते हैं, O- C2H5, ये इस वाले H को ट्रैप करेगा यहाँ पे, फिर Cl- निकलेगा, यहाँ पे कार्बन का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे C नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है मार्कोनिक ऑफ एडिशन प्रोडक्ट लाइज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्टेबल। बता रहा है मार्कोनिक ऑफ एडिशन से क्या बन रहा है, तो दिस इज योर कार्बोकेटाइन।
है ना, लाइज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो याद रखिएगा मार्कोनिकॉफ से तो कार्बोकैटायन ही बनता है। एंटी मार्कोनिकॉफ से आपका फ्री रेडिकल बनता है। कह रहा है पेरोक्साइड इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ HBr टू अल्कीन अकर्स थ्रू स्टेबल, ठीक है। पेरोक्साइड इफेक्ट आपका हमेशा कार्बन रेडिकल बनता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इन एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन द मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन क्या करता है, मतलब कैसे मैकेनिज्म को शो करता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल का जो एडिशन होता है वो ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली आयोनिक मैकेनिज्म है जिसमें आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है। फिर 74 में कह रहा है कि एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। प्रोपीन में आपका HBr का एडिशन जो है वो पेरोक्साइड को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अटैचमेंट जो होता है वो किसका होता है, वो आपका अटैचमेंट होता है Br का, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन में जो आपका HBr का एडिशन होता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, सबसे पहले Br का एडिशन होता है। याद रखिएगा Br पहले जाता है, क्योंकि ये आयनिक मैकेनिज्म तो है नहीं। तो आयनिक मैकेनिज्म अगर नहीं है तो यहाँ पे Br प्लस Br माइनस तो अटैचमेंट होगा नहीं, यहाँ पे Br का एडिशन होता है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, फ्री रेडिकल का। फिर कह रहा है कि रिमूवल ऑफ हाइड्राइड आयन फ्रॉम CH4 मॉलिक्यूल विल गिव। अगर यहाँ पे हाइड्राइड आयन अगर बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो मिथाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। क्यों, CH4 से आप यहाँ पे H माइनस को बाहर करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर ये बाहर चला गया, अपना इलेक्ट्रॉन और साथ में इस कार्बन का। तो जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन द इलेक्ट्रोफाइल इज। इलेक्ट्रोफाइल आपका फ्रीडल क्राफ्ट में क्या क्या हो सकता है, तो अल्काइल कार्बोकैटायन हो सकता है, ठीक है ना, या एल्केनोइल कार्बोकैटायन हो सकता है। यानी हमारे पास ये ऑप्शन है CH3 प्लस और CH3CO प्लस। तो ये हमारा फ्रीडल क्राफ्ट के रिएक्शन के का इलेक्ट्रोफाइल हमें मिलता है। 77 नंबर में कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा कार्बन आयन आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ध्यान से देखिएगा, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा रहेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपका sp लगा हुआ है, sp एटम है, यहाँ पे भी sp है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप भी लग गया, तो इसकी स्टेबिलिटी फर्स्ट से थोड़ी कम होगी। यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर देखा जाए तो फर्स्ट हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा सेकंड नंबर वाला, ठीक है ना, उसके बाद हो जाएगा थर्ड नंबर क्योंकि sp2 है थर्ड नंबर, और उसके बाद लास्टली होगा आपका फोर्थ नंबर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ हो जाएगा, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आप चेक कर लीजिए, 3 डिग्री वाले का सबसे ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़ है कि ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर ना जस्ट इमीडिएट कार्बोकैटायन के बगल में लगा हुआ है, तो ये आपका प्लस m इफेक्ट से ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो आपका जो सेकंड नंबर वाला है, ध्यान रखिएगा, सेकंड नंबर वाला ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू फोर्थ नंबर। सेकंड के बाद हमारा फोर्थ नंबर, फोर्थ के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज है ना, थर्ड नंबर, फिर आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर लोन पेयर बगल में जस्ट कार्बोकैटायन है तो इसको स्टेबलाइज जल्दी करना चाहेगा, और यहाँ से इंडक्टिव इफेक्ट भी आपका होता है। आई बात समझ में। चलिए फिर कह रहा है कि विच बिहेव बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। इनमें से कौन न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दोनों काम ये कर सकता है ना। तो यहाँ पे चलिए चेक किया जाए। तो NH2 में क्या है, NH2 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ये ओनली दे सकता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ये ओनली दे सकता है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन लेने का कैपेसिटी तो है नहीं। अच्छा OH वाले केस में देख लो, तो OH वाले केस में भी इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, नहीं OH में ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अच्छा CH3CN के केस में आप चेक करिए कि CN में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना, और C के ऊपर अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन की तरफ गया तो C के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, और कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल भी होगा और इलेक्ट्रोफाइल भी हो जाएगा। 80 नंबर में देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स। आपके पास ब्रोमाइड दिया है और किसमें SN1 का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो देखिए SN1 के लिए आपको सबसे पहले ब्रोमीन को हटा लेना है, यहाँ से कार्बोकैटायन बनाना है सभी जगह पे, और देखना है फिर स्टेबिलिटी चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे आपके पास अगर ये कार्बोकैटायन बन गया तो यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी मिल रहा है, और यहाँ पे आपके पास ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा देखिए सेकंड वाले का स्टेबिलिटी होगा, फिर थर्ड वाले का, फिर फर्स्ट वाले का, यानी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B नंबर। फिर कह रहा है 81 में कि इन द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज। बेसिसिटी का ऑर्डर बताइए।
किसका सबसे ज़्यादा होगा? तो देखिए अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज होगा वो ख़राब बेस होगा, वो अच्छा बेस नहीं होगा। तो यहाँ पे तो एरोमेटिक में स्टेबलाइजेशन में ये लोन पेयर इन्वॉल्व हो गया, तो ये तो आपका बहुत ख़राब बेस हो जाएगा। चलिए इस वाले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लोकलाइज है, वो कहीं नहीं जा रहा है, वो आराम से किसी को दे सकता है, तो अच्छा बेस होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा फर्स्ट वाले केस में आपका सबसे बढ़िया बेसिक स्ट्रेंथ होगा। उसके बाद आपका इस वाले केस में देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट के बाद आपका फोर्थ हो जाएगा, है ना, और ऑक्सीजन बहुत दूर पे है तो इंडक्टिव इफेक्ट तो काम ही नहीं करेगा, -I काम ही नहीं करेगा। उसके बाद आपका सेकंड वाले का होगा, देखिए सेकंड फिर थर्ड, तो ये हमारा ए नंबर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बेंजीन के साथ आपका CH2 लगा हुआ है, बेंजीन के साथ CH2 लगा हुआ है और इसके ऊपर माइनस चार्ज है, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं बेंजाइल कार्बोनाइन। तो ये आपका ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद अगर कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो प्राइमरी वाला जो कार्बोनाइन होता है यानी कि CH3- ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू CH3 CH2- यानी कि प्राइमरी वाले केस में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है CH3, है ना। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा वहाँ पे स्टेबिलिटी कम होने लगता है। और अगर टर्शरी की बात करें तो टर्शरी तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये बहुत ही लीस्ट स्टेबल होगा। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। फिर कह रहे हैं 83 में कि द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन। तो देखिए ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, मैंने इसको पहले भी बताया कि टर्शरी वाले केस में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है, सबसे ज़्यादा थर्ड का हो जाएगा, फिर आपका सेकंड का हो जाएगा, फिर फर्स्ट का हो जाएगा, थर्ड सेकंड फर्स्ट का है, तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो बेंजीन के साथ कार्बोकैटायन लगा ना बीच में, तो ये यहाँ पे दोनों तरफ ये डीलोकलाइज होगा, दोनों तरफ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका जो है ना वो ए नंबर हो जाएगा, है ना, मोस्ट स्टेबल बोल रहा है ना, तो मोस्ट स्टेबल आपका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज द वीकेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग हुज pKb वैल्यू आर। सबसे वीकेस्ट बेस, देखो pKb का वैल्यू जितना आपका ज़्यादा होगा उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ आपका कम हो जाएगा, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा। तो सबसे ज़्यादा हमें ढूंढना है, तो सबसे ज़्यादा आपका किसका होगा? ए नंबर, सबसे ज़्यादा आपका ए नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करें 86 में, कह रहे हैं कि विच इज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन द फॉलोइंग। आपको बताना है एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए अगेन मैं वही कहूँगा कि यहाँ पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा उतना ख़राब ये एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहेगा, उतना आपका एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा होगा। तो इस केस में देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला दो ग्रुप लगा हुआ है ना। इधर देखिए इधर आपका एक ग्रुप लगा हुआ है, वन सिंगल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे मिथेनोइक एसिड, थोड़ा सा एक्सेप्शन है यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बेंजोइक एसिड, तो याद रखिएगा कि बेंजोइक एसिड जो है C6H5COOH जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है नेचर में, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके पास दो मिथाइल ग्रुप लगा है ना, दो कार्बन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 4 के बाद हमारा, अब चेक करते हैं 4 के बाद हमारा क्या होता है, थर्ड होता है कि फर्स्ट होता है, ठीक है ना। ये हमारे लिए ऑप्शन आपका सी और बी ही होगा। तो अब देखते हैं कि थर्ड होता है कि हमारा फर्स्ट होता है। तो चेक कर लेते हैं कि थर्ड में आपका दो कार्बन आपका चेन लगा हुआ है और इसमें एक भी आपका नहीं है। तो हमारे लिए जो मिथेनोइक एसिड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बेंजोइक एसिड के बाद, यानी HCOOH सबसे ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे कार्बन लगा है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्थ का हो जाएगा, फिर फर्स्ट का हो जाएगा, फिर सेकंड का हो जाएगा, फिर आपका सेकंड का हो जाएगा, और फिर यहाँ पे थर्ड का हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फोर्थ के बाद फर्स्ट, यानी कि हमारे लिए सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस। इनमें से कौन सा वीकेस्ट बेस होगा। तो वीकेस्ट बेस देखिए ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया भी था एक्वस मीडियम में 2 डिग्री 1 डिग्री और यहाँ पे 3 डिग्री होता है, फिर आपका अमोनिया होता है, ठीक है ना। इस तरह का एक्वस मीडियम में लेते हैं अगर हमारे पास मिथाइल हो अल्काइल में। लेकिन अगर आप अल्काइल के जगह पे C2H5 लेते हैं तो यही आपका हो जाता है 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री और फिर आपका अमोनिया हो जाता है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा तो हमारा 2 डिग्री का होगा, ठीक है ना, फिर आपका 3 डिग्री का होगा क्योंकि आपका C2H5 है ना। उसके बाद आपका किसका हो जाएगा, 1 डिग्री का होगा, और सबसे लास्ट में आपका अमोनिया का हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा वीकेस्ट बेस कह रहा है तो अमोनिया हमारा हो जाएगा। कह रहा है विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ द फॉलोइंग हुज pKa वैल्यूज आर। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का मतलब कि pKa वैल्यू कम होना चाहिए, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा ज़्यादा हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए pKa वैल्यू सबसे कम बताओ किस में है,
सबसे कम हमारा 3.77 है, तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। नंबर 89 में तो देखिए कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। तो देखिए अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ में हमारा फिनॉल है, एसिटिल्डिहाइड है, यहाँ पे ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है और बेंजोइक एसिड है। तो मोस्ट एसिडिक में हमेशा बेंजोइक वाला ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ होता है उसका, ठीक है ना। बेंजोइक एसिड आपका ज़्यादा होता है, तो फिनॉल या अल्कोहल तो ऐसे होगा नहीं, ठीक है ना, तो आप इसको याद रखिएगा। तो फिनॉल तो होगा नहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के केस में भी हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ स्ट्रांग नहीं होगा। अब हम बात करें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, तो याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन केस है कि जब 3 क्लोरीन मिलकर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये हमारा एक्सेप्शन केस था। फिर देखिए 90 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अरेंज बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, आपको बेसिसिटी बताना है। तो देखो बेसिसिटी के लिए आप यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन्स हमारा लोकलाइज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, डीलोकलाइज है। यहाँ पे हमारा लोकलाइज है, सही है, ये आपका लोकलाइज, दिस इज योर डीलोकलाइज। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपका डीलोकलाइज हो रहा है, नहीं डीलोकलाइज है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका डीलोकलाइज है। तो लोकलाइज के केस में हम देख सकते हैं हमारे पास जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ रहा है सबसे ज़्यादा हमारा फर्स्ट होगा, सबसे ज़्यादा फर्स्ट, यानी कि हमारे लिए ए नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन, यही ऑप्शन हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अब ये देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे थर्ड नंबर वाला, ध्यान से देखिएगा, थर्ड नंबर वाला, उसको ये रेजोनेंस के थ्रू यहाँ खींच रहा है। उसके बाद भी इस कार्बन पे देखिए, इस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि थर्ड जो है ना आपका, थर्ड जो है ये आपका मतलब वो कम बेसिक है, बहुत ही कम बेसिक है, थर्ड वाला कम बेसिक होगा। सेकंड चेक कर लेते हैं। देखो आपका सेकंड और थर्ड में अगर हम बात करें, सेकंड और थर्ड में बात करें तो रेजोनेंस तो दोनों में है, लेकिन जो आपका सेकंड वाला जो है आपका, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है ना, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा पावरफुली इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कोई ग्रुप नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ये माइग्रेट करके यहाँ चला भी गया तो ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, और जब ये डबल बॉन्ड से जुड़ेगा तो ये आपका sp कार्बन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा ना और ये लेजर शिफ्ट हो जाएगा तो ये कार्बन दोनों तरफ से डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो ये sp तो और ज़्यादा खींचने वाला है, ठीक है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो थर्ड का तो और कम ही हो जाएगा ना। तो फर्स्ट के बाद देखो, तो फर्स्ट के बाद हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट ज़्यादा होगा, और थर्ड वाला, फोर्थ वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका डीलोकलाइजेशन पूरे बेंजीन रिंग के अंदर होगा। तो आपके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो फर्स्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, ये आई होप कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको समझ गए होगे अच्छा से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। अब 91 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन, इनमें से कौन सा एसिडिक, किसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो पहले तो आप फिनॉल देख लो, फिनॉल में तो एसिडिक हाइड्रोजन होगा ना, OH है, तो यहाँ पे H है, एसिडिक हाइड्रोजन है। मिथाइलअमीन CH3 NH2 में देख लेते हैं, चेक करेंगे अभी। एसिडिक एसिड में भी, एसिडिक एसिड में भी आप देखो CH3 COOH में एसिडिक हाइड्रोजन है, और मिथाइल अल्कोहल में भी है, लेकिन मिथाइलअमीन में आपका नहीं है ना, डू नॉट कंटेन। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ लुईस एसिड, इनमें से कौन सा लुईस एसिड नहीं है। तो देखिए लुईस एसिड में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, तो एक्सेप्ट करने वाला कौन है, ये है, तो ये नहीं, आपके लिए आंसर नहीं होगा। SnCl2 में Sn के पास d ऑर्बिटल है और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यहाँ भी नहीं होगा। चलिए RMgx क्या है, RMgx आपका ना कार्बन आयन फॉर्म करता है, ठीक है ना। और ROR में क्या है, OR अगर मान लो यहाँ पे अगर प्रोटॉन दे दिए आप, ठीक है, प्रोटॉन अगर दे दिए तो प्रोटॉन लेने से ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन के बाहर, और यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, यानी ये भी एक लुईस एसिड का काम कर सकता है। लेकिन RMgx में हमेशा Mgx जो है ना ये मेटल है, तो मेटल है तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, ये कार्बन आपका एनायन के फॉर्म में रहेगा, इसीलिए ये आपका लुईस एसिड कभी नहीं हो सकता। आपके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए फिर कह रहे हैं 93 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होएगा वो आपको बताना है। तो देखिए 3 पेयर तो आपका कार्बोकेटायन में भी हो, कार्बोकेटायन में ही होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा है तो 3 पेयर इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन कार्बन आयन में एक पेयर और आ जाता है, उसका जो लोन पेयर है। नंबर 94 के ऊपर देखिए 94 में सबसे पहले हमें कंपेयर करना है फिनॉल, हमारे पास फिनॉल है, फिर यहाँ पे दे रहा है पैराक्रिसॉल, है ना, पैराक्रिसॉल आप देखिए OH, और यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया। फिर कह रहा है कि मेटा नाइट्रोफिनॉल है,
तो चलिए मेटा नाइट्रोफिनॉल बनाते हैं। OH मेटा पे हमारा नाइट्रो ग्रुप लग गया, और आपका दे रहा है पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे हमारे पास OH है और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा है। तो देखिए पैरा पे अगर नाइट्रो लग गया तो ये बहुत ज़्यादा -m इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है ना, आप ध्यान रखिएगा। तो इसका तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, है ना। और देखिए अगर मेटा पे लगा है तो ओनली -I के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बाकी ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। ध्यान से देखिए CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा खींचेगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा किसका, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का हो जाएगा, यानी कि 4th नंबर का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हमारे लिए 4th, फिर 3rd, और ये आपके ऑर्डर में ही दिया है, फिर 1st, और यहाँ पे 2nd में तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, तो सबसे लीस्ट हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95 नंबर। तो देखिए 95 में कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिप्रिडीन, पायरिडीन, मॉर्फोलिन और पायरोल में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। तो देखिए ये स्ट्रक्चर हमारा पिप्रिडीन का है, ध्यान रखिएगा, बेंजीन की तरह दिखने वाला, लेकिन इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, नाइट्रोजन लगा है नीचे, और यहाँ पे आपका बेंजीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और ये आपका पायरिडीन आप जानते होंगे, अल्टरनेट में आपका पाई बॉन्ड है। मॉर्फोलिन में यहाँ पे ऑक्सीजन होता है पैरा पोजीशन पे, ठीक है, ऊपर में नाइट्रोजन है, और यहाँ पे सिंपली आपका ये पायरोल है, इसको पायरोल कहते हैं। देखिए पायरोल का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये आपके रेजोनेंस का पार्ट है ना, और रेजोनेंस का अगर पार्ट रहेगा इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी, है ना, पायरोल में। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे इस नाइट्रोजन को देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ आपका पिप्रिडीन का ही होगा, क्योंकि लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है ना। तो पिप्रिडीन हमारा फर्स्ट है, तो सबसे ज़्यादा देखिए फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट में हमारा आंसर होगा। फिर देखिए मॉर्फोलिन का होगा, ऐसा क्यों, मॉर्फोलिन में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ काम ही नहीं करता है, क्योंकि 4th पोजीशन पे ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही नहीं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना नाइट्रोजन पे, ये लोकलाइज इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर ही नहीं है इसका। फिर उसके बाद कहाँ पे, फिर उसके बाद ये पायरिडीन का होता है, यानी कि पायरिडीन 2nd नंबर, और फिर लास्ट में आपका 4th का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर नेम से दे दिया जाए तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। चलिए फिर कह रहा है कि द काइंड ऑफ डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड। सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल में कौन सा डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपका जो डीलोकलाइजेशन होता है वो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपर कॉन्जुगेशन में, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट होता है पाई बॉन्ड में, यही कॉन्सेप्ट है हमारा। फिर देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमिनन इज पॉसिबल इन, कहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सटे हुए जितने भी कार्बन है ना, इन दोनों को छोड़कर बाकी इधर और इधर के जितने भी कार्बन होते हैं उन सब पे अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो फिर वो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमिनन शो करता है। तो यहाँ पे तो है नहीं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इस वाले केस में। तो इस वाले केस में हमारे पास ये अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को हमने अगर पकड़ लिया, तो ये जो कार्बन है इस कार्बन पे ध्यान से देखिए, इस कार्बन पे आपका 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमिनन होगा। यहाँ देखिए इस वाले कार्बन पे देखिए चेक करके, इस कार्बन को पकड़ने के बाद इसके बेंजीन का कोई भी कार्बन आपका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। फिर यहाँ देखिए ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे इसके ठीक बगल वाला कार्बन को देखिए, इसमें आपका नो अल्फा हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए 98 देखते हैं। कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग कंपाउंड एनिसोल बेंजीन नाइट्रोबेंजीन ईज ऑफ रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफाइल के लिए इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी अगर होगी तो फिर आपका रेट फास्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है एनिसोल, एनिसोल हमारा OCH3 हो गया, बेंजीन हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये बेंजीन हो गया, और ये हो गया नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना, दिस इज योर नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे हमने नाइट्रो ले लिया। अब इन तीनों में देखिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन में कम होगी, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उतना नहीं हो पाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिल नहीं पाएगा, रेट सबसे कम होगा। तो सबसे कम आपका किसका हो जाएगा, थर्ड वाले का। देखिए सबसे कम हमारा थर्ड वाले का हो जाएगा ना। सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, एनिसोल का हो जाएगा, क्योंकि OCH3 प्लस M से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ेगा और इलेक्ट्रोफाइल को आराम से ईजिली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसका हो जाएगा, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड नंबर। क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा। तो पहले इसको थोड़ा सा डिलीट कर दूँ, यहाँ पे थोड़ा जगह मैं बना लूँ आपको समझाने कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पे होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक दिखाने के लिए हमें सबसे पहले लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना होगा। देखिए यहाँ से हमारे पास Cl माइनस निकल रहा है, यहाँ से हमारा H है, H तो खैर निकलेगा ही नहीं यहाँ से ईजिली, यहाँ पे OCH3 माइनस निकल रहा है, ठीक है ना।
और यहाँ से हमारे पास CH3 COO माइनस निकल रहा है। तो चेक किया जाए तो ये हमारा एसिटिक एसिड है, ये अल्कोहल बनाएगा अगर H को मिल गया इसको, और यहाँ पे HCl बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन जो भी करेगा, जो भी लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट बेस आपका बहुत ही वीक होगा और स्टेबल अनायन फॉर्म करेगा, स्टेबल अनायन फॉर्म करेगा। और जिसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, मतलब अगर ये Cl निकल जाता है तो Cl स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा, ठीक है ना, उसका कॉन्जुगेट जो बेस होगा, ठीक है ना, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यानी कहने का मतलब Cl के निकलने से स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल रहा है इस वाले कार्बोकेटाइन को, और जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा उतना ही रेट आपका फास्ट होगा। मतलब ये चाहेगा कि हम जल्दी Cl निकल जाएं और न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे इजीली हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें लिविंग ग्रुप टेंडेंसी देखना है। तो लिविंग ग्रुप जितना बढ़िया होगा, आप समझ लीजिए कि उतना स्ट्रॉन्ग हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो निकलता है ईजिली तो जल्दी एसिड बनाएगा, और एसिड अगर जल्दी बनाएगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा और न्यूक्लियोफाइल का अटैक आपका आराम से होगा, अच्छे से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछ रहा है कौन सा होगा। तो चलिए यहाँ बेंजीन है, ये एसिडिक नेचर का तो होता नहीं है। चलिए ये आपका यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड Cl C है आपका, मतलब यहाँ ये इथाइन हो गया, यहाँ C2H6 हो गया, ये अल्कोहल हो गया। तो आप देख के भी कर सकते हो, यहाँ पे बहुत आसान सा क्वेश्चन है हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है मिथाइल अल्कोहल, जो कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। तो मैंने आपको टॉप 100 के क्वेश्चंस आपको मैंने करा दिया है, आप इसको प्रैक्टिस करिए। जब भी आप एग्ज़ाम में जाइए, आप 1 से 2 दिन पहले इस वीडियो को देखिए ज़रूर। इस वीडियो को अगर आप नहीं देखिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक बार इस वीडियो को पूरा देख कर जाइए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, मैं फिर से कहूँगा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट कोई एक अच्छे से वीडियो में। थैंक यू।